हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस चैनल पर विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज ये सेट नंबर 5 है जो कि नवीन सर ने कंप्लीट करवा दिया है। तो इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और इसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगा और जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और हम डेली की डेली ये पीडीएफ डालते हैं, वीडियो आने से पहले ये पीडीएफ डाल दी जाती है, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका जो सेट है उसका रिवीजन करेंगे। तो उसमें जो पहला पर्सन है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसके बारे में है। तो इसे जीतने वाली जो पहली महिला थी वो कर्नम मल्लेश्वरी थी और ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती थी और इन्हें 94 और 95 में ये रत्न पुरस्कार मिला था। जो दूसरी महिला है वो है कुंज रानी देवी और इन्हें 1995 और 96 में मिला था। जो शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की वो 1991 और 92 में हुई थी। सबसे पहले दिया गया था तो वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और ये चेस के खिलाड़ी है और ये सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और इनको सबसे पहले 1991-92 के लिए पुरस्कार दिया गया था। इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर और इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। और जो वर्तमान नाम है इस पुरस्कार का वो बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार और ये 2021 में किया था। ये नाम 6 अगस्त 2021 को इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया था। जो दूसरे पर्सन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था तो वो गीत सेठी थे और ये स्नूकर से बिलोंग करते हैं। 2023 में जो मिला है वो सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है और ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। और जो यंगेस्ट प्लेयर है जिसको ये अवार्ड मिला था वो अभिनव बिंद्रा है। 2008 में इन्हें मिला था, गोल्ड जीता था इन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में और इनकी पुस्तक का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। जो फर्स्ट क्रिकेटर है वो है सचिन तेंदुलकर जिनको पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट टेनिस लेंडर पेस को मिला था। फर्स्ट हॉकी प्लेयर ये धनराज पिल्ले को मिला था। फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद को मिला था। फर्स्ट वुमन बैडमिंटन तो साइना नेहवाल को मिला था। फर्स्ट पैरा ओलंपिक प्लेयर तो वो देवेंद्र झांझरिया को मिला था भाला फेंक के लिए। फर्स्ट पैरा ओलंपिक वुमेन प्लेयर तो दीपा मलिक को दिया गया था, शॉट पुट की ये खिलाड़ी है। और जो हॉकी में गोल्ड जीता है भारत की टीम ने अब तक ओलंपिक्स में जो हॉकी में गोल्ड जीता है वो जीता है टोटल 8 बार, जिसमें कि 1928, 32, 36, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 इनमें भारत की टीम ने गोल्ड जीता है और 1960 में सिल्वर जीता था। पर्सन नंबर 2 यहाँ पर तुम्बी, एक तारा और सरिंडा, इसका क्या अर्थ है? तो ये लोक संगीत वाद्य यंत्र है और जो यहाँ पर बताया गया है कि वाद्य यंत्र जो टिंगटिला है ये नागालैंड से बिलोंग करता है। कमाईचा ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है। ये राजस्थान का वाद्य यंत्र। अलगोजा ये राजस्थान और पंजाब का है। गोगोना असम का है और ये केरल का वाद्य यंत्र है। पखावज बिहार का है। खुआंग मिजोरम का है। चिकारा राजस्थान मध्य प्रदेश का है। पोन्नू योक्सी अरुणाचल प्रदेश का है। बोहाग बिहू जो बिहू है उसके बारे में बताया गया है। तो बोहाग बिहू है ये अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगला बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और बोगाली बिहू ये जनवरी में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 पुस्तकों के बारे में। पुस्तक और उनके लेखक बताए गए तो अष्टाध्यायी थी वो पाणिनि ने लिखी थी। नाट्यशास्त्र भरतमुनि ने लिखी थी। भरत जातक ये वराहमिहिर ने लिखी थी और जो अर्जुनियम ये भारवी ने लिखी थी। मालती माधव बहुभूति ने लिखी थी। कर्पूरी मंजूरी शेखर ने लिखी थी और जो बुद्ध चरित्र है वो अश्व घोष ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 4 शास्त्रीय भाषाओं के बारे में है। जो कन्नड़ वो 2008 में जोड़ी गई थी। तेलुगु 2008 में जोड़ी गई थी। सबसे पुरानी भाषा वो तमिल है जो कि 2004 में जोड़ी गई थी। संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा बनी थी। मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में और 5 अक्टूबर 2024 को अभी हाल ही में 5 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं जो कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। प्रश्न नंबर 5 ये मौलिक कर्तव्य के बारे में है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये 8वां मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये 9वां मौलिक कर्तव्य है और संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान ये पहला मौलिक कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 6 केंद्र की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रपति का पद होता है वो आर्टिकल 52 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रदान होगा। जो आर्टिकल 54 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बताया गया है। 56 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 57 में दोबारा नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। और आर्टिकल 59 में दशाओं के बारे में बताया गया है यानी कि उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में बताया गया है, जो राष्ट्रपति उन्हें शपथ CGI दिलवाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है, जो राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं उसके बारे में आर्टिकल 72 में बताया गया है। और आर्टिकल 143 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे राष्ट्रपति एडवाइस ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित लोग करते हैं। नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और जो जमानत जब्त होती है वो अगर 1/6 वोटों से कम वोट मिलती है तो जमानत जब्त की जाती है। और जो राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है वो 15,000 होती है, और ये 1997 में से 15,000 की गई थी। प्रश्न नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग आर्टिकल 61 में बताया गया है, और ये USA से लिया गया है। ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, और 1/4 मेंबर पहले इस पर साइन करेंगे इसे जारी करने से पहले, और ये किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, और सदन के 2/3 मेंबरों का द्वारा पास किया जाना जरूरी है। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, और जो कैग, गवर्नर, CEC, CGI, AGI, सुप्रीम कोर्ट का जज, PM, लोकसभा को सस्पेंड का अधिकार, राज्यसभा में 12 सदस्य को जो निर्वाचन होता है, और फाइनेंशियल बिल को पुनर्विचार विचार के लिए ये सब प्रेसिडेंट कर सकता है। जो क्या गया वो आर्टिकल 148 में बताया गया है। और AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और इस संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में बताया गया है। इसके अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होते हैं, और वो प्रेजेंट नहीं हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे। अगर वो भी प्रेजेंट नहीं हो तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे। प्रश्न नंबर 11, इसमें जो 4 अश्वमेध यज्ञ हुए थे उनके बारे में पूछा गया है। तो ये परवरसेन ने किए थे। इसमें से इन्होंने एक वाजपेयी यज्ञ भी किया था, और ये वाकाटक वंश से बिलोंग करते थे। इस वंश के संस्थापक थे विद्याशक्ति। राजधानी इनकी वत्सगुल्मा थी। प्रश्न नंबर 12, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे, तो कुषाणों ने जारी किए थे। जो सोने के सिक्के हैं वो भी कुषाणों ने जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के ये कनिष्क ने जारी किए थे। कनिष्क की राजधानी मथुरा और पुरुषपुर थी। पुरुषपुर पाकिस्तान में स्थित है, और कनिष्क को गद्दी 78 AD में मिली थी। सिक्के का नाम जो सिक्के का नाम था वो रखा था रुद्रदामक। प्रश्न नंबर 13, अभिलेखों के बारे में है। तो जो नासिक अभिलेख है वो गौतमी पुत्र शासक से बिलोंग करते हैं। हाथी गुफा, खारवेल से, भीतरी, स्कंदगुप्त से, गिरनार, रुद्रदामन प्रथम से, मंदसौर कुमारगुप्त से, एरन अभिलेख बुधगुप्त यानी कि भानुगुप्त, ग्वालियर महिर भोज से, रबतक अभिलेख ये कनिष्क से बिलोंग करते हैं। काठियावाड़ा ये रुद्रदामन के अभिलेख है, और जो मथुरा है वो हुईसेक से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रारंभिक तमिल साहित्य में महाकाव्य लिखे गए थे। तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखले लिखे गए थे। जो शिल्पाधिकारम उसके लेखक थे इलंगो अदगिल, और जो मणिमेखले के लेखक थे वो सतनार थे। और जो शिल्पाधिकारम है इसमें जो व्यापारी था उसका नाम था कौलन, और उसकी पत्नी का नाम था कनगी। जो शिल्पाधिकारम होता है उसका अर्थ है नुपुर की कहानी। और जो मणिमेखले हैं उसके किरदारों का नाम है कावलन, और जो माधवी इसकी कहानी के बारे में मणिमेखले में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 15, संगम साहित्य में उल्लेख। तो चोल और चेर पांडे के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। जो तमिल साहित्य लिखे गए हैं तो उनके लिए 3 संगम हुए थे, और इन 3 संगम हुए थे इन्हें मुच्च संगम कहते हैं। जो पहला हुआ था वो मदुरई में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में, और तीसरा मदुरई में हुआ था। प्रश्न नंबर 16, वंश और उनके संस्थापक के बारे में बताया गया है। जो सुलवा वंश था उसका संस्थापक था नरसिम्हा सुलवा। ये 1485 से 1505 तक था। संगम वंश का जो संस्थापक था वो हरिहर प्रथम था, 1336 से 1485। तुलवा का संस्थापक था वीर नरसिंह, 1505 से 70 तक। और जो आरुवीडु वंश था उसके संस्थापक थे तिरुमाला, 1570 से 1649 तक। और ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया है। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। प्रश्न नंबर 17, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। और जो साइलेंट वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करीमपूचा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरल में स्थित है। नागरहोल और बांदी ये कर्नाटक में स्थित है। मुक्कुथिर, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम ये तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन एलो।
तो जो ओजोन येलो है उसमें बताया गया है कि जो ओजोन की परत है उसमें घटाव हो रहा है और इसकी जो मोटाई है वो डॉप्सन से नापी जाती है। और जो ये रेज है जिनसे ओजोन हमें बचाती है वो यूवी बी रेज होती है। और इसका जो पता लगाया था वो GW केंट मूर ने पता लगाया था। ओजोन छिद्र ये 16 मई 1985 को फॉर्मर गार्डिनर और संकलीन ने इसका पता लगाया था। और इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल स्थापित किया गया था तो 1988 को किया गया था। UNEP और WMO द्वारा स्थापित किया गया था। UNEP की स्थापना 1972 में नैरोबी में की गई थी। WMO की स्थापना 1950 में जेनेवा में की गई थी। प्रश्न नंबर 20, द्वितीय वायु प्रदूषक तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसमें आते हैं NO2, SO2, O3 और H2SO4। जो वायु संरक्षण एक्ट है वो 1981 में आया था। प्राथमिक वायु प्रदूषक वो होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि बर्न यानी कि आग और CO2 और धुंध ये इसके उदाहरण है। प्रश्न नंबर 21, जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल तो बायोडिग्रेडेबल में रबड़, लकड़ी, कागज और घास आते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक तो वो असम है। इंटरनेशनल टी डे 2019 से बनाना शुरू किया गया है और ये 21 मई को बनाया जाता है। साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया की जो पूरी दुनिया में रैंक है वो दूसरी है चाय उत्पादन में। चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और दूसरे नंबर पर जो स्टेट आता है वो वेस्ट बंगाल है। प्रश्न नंबर 23, जो क्रांति हुई है उनके बारे में पूछा गया है तो नीली क्रांति वो मत्स्य उत्पादन के लिए हुई थी और इसके जो फादर है वो अरुण कृष्णन है। पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन के लिए की गई थी। भूरी क्रांति चमड़ा के लिए है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के लिए है। गोल क्रांति आलू के लिए है। सफ़ेद क्रांति दुग्ध के लिए हुई थी 1970 में और ये वर्कुस कुरियन इसके फादर माने जाते हैं। लाल क्रांति मांस और टमाटर की है। सिल्वर क्रांति अंडा और मुर्गी की है। गोल्डन क्रांति फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर की है। ग्रे क्रांति फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 24, फसलों की किस्मों के बारे में बताया गया। जो धान है उसकी किस्में हैं जया, पद्मा, कृष्णा, पुष्पा, अमन और सुगंध। और जो गेहूँ है उसकी है कल्याण, सोना, सोनालिका, अर्जुन। मक्का की है शक्तिमान, श्वेता और कंचन। कॉफ़ी की है अरेबिका और रोबस्टा। कपास की है लॉन्ग स्टेपल। प्रश्न नंबर 25, इसमें फसलों के बारे में बताया है। जो रबी फसलें हैं वो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, आलू, मटर ये सब रबी फसलें हैं। और जो खरीफ फसलें वो धान, बाजरा, मक्का, कपास, शकरकंद और ज्वार। जो जायद फसलें होती हैं जैसे कि सलाद और तरबूज ये जायद फसलों में आते हैं। दो प्रमुख ऋतुओं वाली फसलों के बीच में एक जल्द पकने वाली फसल को उगाया जाता है, उसे कैच क्रॉप कहा जाता है और ये नाइट्रोजन लीचिंग का काम करती है जैसे कि उड़द और मूंग। प्रश्न नंबर 26 ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। इसमें आप ये न्यूमेरिकल देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 27 ये भी न्यूमेरिकल है, इसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है। तो जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जो पहला नियम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है और ये जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है। अगर बस खड़ी होगी और चलती है तो पीछे की ओर झटका लगेगा। अगर बस चल रही है और ब्रेक लगते हैं तो इंसान आगे की ओर जाता है। सेकंड नियम ये लॉ ऑफ मोमेंटम है। इसका फॉर्मूला होता है F=ma यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू मास एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जो तीसरा नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है और इसके उदाहरण है जैसे कि रॉकेट, दीवार से बॉल का वापस आना, बंदूक से गोली चलना, ये सब इसके उदाहरण है। प्रश्न नंबर 29 तरल अवस्था में गैसीय उस अवस्था में रूपांतर तो वाष्पीकरण होता है यानी कि इवेपोरेशन। कंडेंसेशन में गैस से सीधा तरल में बदलता है और लिक्विड से सॉलिड में जब बदलता है तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ये सॉल्यूशन कहला जाता है। सॉल्वेंट जिसके एग्जांपल है जैसे जल जिसमें कि जो चीज़ घोली जाती है वो सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट जैसे कि नमक जो चीज़ घुलती है वो सॉल्यूट होती है। दो सॉल्यूशन की तुलना करें तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसे कंसनट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 ये न्यूमेरिकल है। और प्रश्न नंबर 32 एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन वुमेन तो बोन और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। जो बोन में प्रोटीन होता है वो उसे ओशिन कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 मसल टिश्यू ये 3 प्रकार के होते हैं। रेखिक जिन्हें कि एनेचिक कहा जाता है यानी कि स्ट्रिपिड या वॉलेंट्री ये हाथ और पैर में होते हैं। आरेखित अनैच्छिक यानी कि जो क्रिया हमारे हाथ में नहीं होती है जैसे कि आइरिस और टेस्टिस।
और तीसरा होता है हृदय पेशी। प्रश्न नंबर 34, पौधों की पत्तियां द्वारा को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो जड़ों, बीजों, फलों और विभाजकों तक पहुंचाया जाता है। और ऊतकों का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। जटिल ऊतक में आते हैं जाइलम और फोइलम। जो जाइलम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं और कंडक्टिव टिश्यू भी नहीं कहता है। जड़ से जो बाकी पार्टों में ये भेजते हैं। जाइलम होता है वो वाटर प्रूफ होता है और ये वाटर प्रूफ लिग्निन की वजह से होते हैं। दूसरा आता है फाइलम और इसे ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं और पत्तियों के द्वारा बना हुआ खाना इनमें भेजा जाता है और इनके अंदर ट्यूब्स होती है और वो जो ट्यूब्स होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। प्रश्न नंबर 35, नारियल के छिलके में मौजूद ऊतक जो कि उसे कठोर और दृढ़ बनाता है स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। नारियल के जो तेल में एसिड होता है वो लारिक एसिड होता है और जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें कि मृद ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा, ये इनके अंदर लचीलापन होते हैं और जैसे कि इनसे बनता है गोंद, रेक्सिन और टेनिन। जो गोंद होता है वो ओल्ड जाइलम में इकट्ठा होता है। स्थूल कोन ऊतक कोलेनसाइमा, ये पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा, इनमें लिग्निन जमा होने की वजह से कठोर होते हैं और जो निर्जीव कोशिका भी इसी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 36, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों के आरोही क्रम। तो सबसे पहले कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है और फिर गुजरात है। जो पवन दिवस है वो 15 जून को मनाया जाता है। पवन ऊर्जा में भारत का रैंक चौथा है और 2030 तक 500 गीगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा बनाने का लक्ष्य है। नवीनीकरण यानी कि नेचुरल सोर्स से जो ऊर्जा बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 37, प्रागवे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण रूप से शामिल होने वाले 100वां जो देश बना है वो कौन सा बना है? तो प्रागवे बनाया है और जो 101वां देश था वो नेपाल बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 21 के दौरान हुई थी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2015 में पेरिस समझौते से हुई थी। प्रश्न नंबर 38, इसमें बताया गया है कि विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव बने हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे में सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला स्टेशन बना है और जो दूसरा स्टेशन बना है वो जयपुर मिलिट्री बना है। प्रश्न नंबर 39, ड्रोन दीदी योजना ये कौशल विकास तथा उद्यमिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अग्नि पहल आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण पहल जो इसकी शुरुआत की गई है वो की है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। और हेल्प पहल ये पशुपालन एंड डेयरी विभाग ने शुरू की है। डिजिटल डिटॉक्स पहल ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की गई है। इसमें जो गेमिंग ऐप्स हैं उन पर बैन लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 40, #प्ले ट्रू अभियान तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा चलाए गए हैं और इसकी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया गया है। वाटर स्मार्ट किट ये मेघालय में शुरू हुआ है और जो प्रोजेक्ट उद्भव है वो इंडियन आर्मी ने शुरू किया गया है। तो ये टोटल 40 सवाल थे जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले किसी सेट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।